थर्ड पॉइंट है इसमें डायरेक्शनल बॉन्ड एंड shown by solid line and shown by solid line. Fourth point, satisfied by negative species. Satisfied by negative charge species. Charge species. इसमें फोर्थ पॉइंट है satisfied by neutral as well as satisfied by neutral as well as charge species. Charge species in bracket ligand. In bracket ligand. दो पॉइंट्स और भी है उसको भी नोट करना है तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो तुम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या था सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज स्पेसीज इजी कर लोगे नेगेटिव चार्ज स्पेसीज और ये क्या था सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एज वेल एज चार्ज स्पेसीज दैट मींस लिगेंड। तो इसमें कुछ ऊपर का पार्ट में इरेज करता हूं यहाँ पे दो पॉइंट्स और भी उसको भी नोट डाउन करना है। टेबल का पार्ट में इरेज नहीं करूंगा ऊपर का पार्ट। फिफ्थ पॉइंट है इसमें प्राइमरी वैलेंसी में they do not determine geometry of complex. They do not determine geometry of complex. Geometry of complex. और इसमें फिफ्थ पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी में they determine geometry of complex. They determine geometry of complex. Geometry of complex. और एक लास्ट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी is equal to complete sentence का प्राइमरी वैलेंसी is equal to oxidation state equal to the oxidation state of the central metal. और इसमें लास्ट पॉइंट इसमें सेकेंडरी वैलेंसी is equal to coordination number of central metal. Coordination number of central metal. तो इतना नोट डाउन करना फिर एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को।
सिंपल से मैं एक बार रीड भी करूँ, प्राइमरी वैलेंसी क्या था, दीज आर आयोनाइजेबल, दीज आर वेरिएबल, और इसका जस्ट उल्टा इसमें नॉन आयोनाइजेबल, दीज आर फिक्स्ड, ये नॉन डायरेक्शनल, shown by dotted line, directional bond, and shown by solid line, satisfied by negative charge species, that means ये anion लिख सकते हो यहाँ पे, negative charge species, that means ये anion से satisfy हो, प्राइमरी वैलेंसी रहेगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा, satisfied by neutral as well as charge species, that means ligand। फिफ्थ पॉइंट है, they do not determine geometry of complex, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, they determine geometry of complex। एंड लास्ट पॉइंट is equal to oxidation state of central metal, और इसका is equal to coordination number of central metal। कर ले, नोट डाउन कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें फिर। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ मान लो कोई एग्जाम्पल आ रहा हो, CONH3 6, और यहाँ पे Cl3 आ रहा हो। ये क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट का इनसाइड का पार्ट है और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है, वो आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें जो वेरिएबल वर्ड आ रहा था इसमें, यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी था, इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसका यहाँ पे देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। पहले सबसे पहले दो बताओ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3। सही है सब लोगों का? बिल्कुल सही है। ये क्या रहेगा, +3। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ पे, CONH3 6 स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, अब इसमें देखना जो काउंटर आयन है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी। और जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, दैट मीन्स ये क्या रहा था यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी। इस कॉम्प्लेक्स का जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू, लास्ट पॉइंट देखोगे इसमें, इज इक्वल टू देखते हैं, कुछ नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ी देर के लिए, कुछ देखते हैं इसमें। तो देखते हैं आगे हम लोग, अभी तो प्रॉपर वॉइस आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट एग्जांपल जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, CONH3 6 Cl3। अब यहाँ पे देखोगे, मैं पीछे पेज करके दिखा तो नहीं सकता था, बट इसमें लास्ट पॉइंट जो देखोगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था, जो दैट मीन्स जो सेकेंडरी वैलेंसी था वो किसके बराबर था, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वही क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था इसका, +3, दैट मीन्स इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा ये इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखोगे उसमें वो क्या होता है, आयोनाइजेबल। ये जो Cl3 होता है, जो काउंटर आयन होता है, वो आयोनाइजेबल होता है। यहाँ पे ये आयोनाइज हो पाएगा, जब वाटर में डिजोल्व करोगे ये आयोनाइज हो पाएगा। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी आ रहा है, जो लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे, वो तो फिक्स होता है, उसको वाटर में डिजोल्व भी करोगे, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है, दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, वो एज इट इज रहता है वहां पे, ये आयोनाइज नहीं हो पाता यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट ये समझना है कि जो काउंटर आयन है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, वो आयोनाइज हो पाएगा।
सेकंड पॉइंट था, अगर सेकंड पॉइंट देखोगे कि दीज आर वेरिएबल, ये जो आ रहा है यहाँ पे ये वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे एक सीएल हो, दो सीएल हो, बट जो यहाँ पे आ रहा है लिगेंड्स या सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स होता है वहाँ पे, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होगा या 6 होगा, जो भी रहता है कॉम्प्लेक्स में फिक्स रहता है यहाँ पे। अब इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं, अगर यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखोगे ध्यान से, CO। अब यहाँ पे सोचना था कि CO के जो सेंट्रल मेटल आ रहा है उसके साथ 6 लिगेंड्स आ रहा है। यहाँ पे देखने कीजिए कि SF6 है, SF6 का शेप क्या होता था, कोई बताओ, एक हम लोग पहले भी देखे थे। SF6 का शेप या ज्योमेट्री क्या है अकॉर्डिंग टू वेस्कर थ्योरी? ऑक्टाहेड्रल। octahedral, सही, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा है कि एक यहाँ पर क्या था, एक सेंट्रल मेटल और 6 सराउंडिंग फ्लोरीन आ रहा था, सराउंडिंग एटम। यहाँ भी एक सेंट्रल मेटल और 6 लिगेंड्स आ रहा है, इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, दैट मीन्स NH3 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 NH3। अब यहाँ पे देखना है कि NH3 को तो मैंने दिखा दिया सेंट्रल मेटल से अटैच, और यही क्या रहा था यहाँ पे, अगर दिखाओगे इसको प्रॉपर, यही ऑक्टाहेड्रल आ रहा था इसमें, स्क्वायर बाय पिरामिडल, इसको क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल। दैट मीन्स इसमें ये जो बॉन्ड है NH3 NH3, एक परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड और एक ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड, बाकी प्लेन में आ रहा है यहाँ पे, ये क्या था, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे देखना कि ये जो बॉन्ड आ रहा था ये तुम सॉलिड सॉलिड लाइन का यूज करके दिखा रहे थे। अब क्या होता है यहाँ पे है, जो Cl आ रहा है तो Cl को कैसे दिखाना है, तो Cl को यहाँ पे डॉट लाइन का यूज करके दिखाना है। Cl कहीं भी दिखा दो इसको, Cl, एक Cl को इधर से दिखा दो यहाँ पे, तो देखोगे उसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा होगा कि प्राइमरी वैलेंसी तो कैसे इंडिकेट करते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता जो प्राइमरी वैलेंसी है। जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन से, उसको कहीं भी दिखा सकते हो, इधर दिखा दो या इस डायरेक्शन में दिखा दो, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, दिखाते कैसे, यहाँ पे डॉटेड लाइन से, जो यहाँ पे Cl को दिखाया जा रहा है, और जो सॉलिड लाइन से दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। और उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी है। क्यों डायरेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल होता है, जैसे SF6 है, उसका एक एंगल होता है यहाँ पे इसके बीच का, इस NH3 और इस NH3 के बीच का क्या है, 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर है अपवर्ड, और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड NH3। तो जितना भी NH3 है, जितने भी लिगेंड्स है, एक दूसरे के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। उसका प्रॉपर डायरेक्शन है वहां पे, जबकि जो प्राइमरी वैलेंस उसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। और उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से। एक पॉइंट ये भी रहा होगा उसमें, देखो पिच फ्लड करके तुम लोग देख सकते हो, क्लियर है यहाँ पे है। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी था उसी के बेसिस पे हम बता पाते हैं इसका ज्योमेट्री। आगे हम लोग इसका ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा, तो क्या आ जाता है वहां पे, ऑक्टाहेड्रल। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, जो लिगेंड्स कनेक्टेड होता है सेंट्रल मेटल से, वही ज्योमेट्री डिटरमाइन कर पाता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं कर पाता प्राइमरी वैलेंसी। और इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल रहेगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। क्लियर है यहाँ पे है, तो जो भी पॉइंट था हम वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल और देखता हूँ, उसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे और क्लियर होगा ज्यादा वहां पर। COH2O5 Cl और यहाँ पे Cl2 है। अब इस केस में देखना है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी था, जो काउंटर आयन वो आयनाइजेबल रहेगा, वेरिएबल भी रहेगा। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं वहां पे। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, चेक करके बताओ पहले।
सब लोग बता सकते हो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है बिल्कुल। तो क्या रहेगा उसमें 3+3। दैट मीन्स इसका जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो भी क्या रहेगा 3। अब इसका सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसका ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगा, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 6। 6 बिल्कुल से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखोगे, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी 3 आ रहा था वो 3 कौन आ रहा था? 2 सीएल जो बाहर का था और 1 सीएल ये आ रहा था। दैट मीन्स ये 3 सीएल जो आ रहा था वही ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटरमाइन कर रहा था। इसके कारण जो चार्ज 0 है तो +3 आ रहा है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में। और सेकेंडरी वैलेंसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है उसका मतलब क्या था? 5 वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था, दैट मीन एक्वा, और एक ये क्लोरीन। ये भी सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट आ रहा है और ये सीएल प्राइमरी वैलेंसी में भी आ जाता है। देखोगे ध्यान से इसका स्ट्रक्चर। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसे कि यहाँ पे 6 एटम अगर सराउंडिंग में हो तो क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे भी जब डीबीटी पढ़ेंगे वहां पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। यहाँ पे अभी याद रखना है कि अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आ तो इसको दिखाओगे यहाँ पे OH2 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 OH2। 6 लिगेंड्स है यहाँ पे, 5 वाटर मॉलिक्यूल और एक सीएल, OH2। और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? सीएल। अब देखना कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो सीएल है ये सीएल प्राइमरी वैलेंसी में भी आता है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी आता है। क्यों प्राइमरी में भी आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सीएल के कारण -2 और इसके कारण -1। तो जब ये दोनों में आता है तो इसको जो एक सीएल जो है उसको मैं दोनों बॉन्ड से दिखाता है यहाँ पर। दैट मीन्स सॉलिड लाइन और डॉट लाइन दोनों का यूज करेंगे। बाकी का जो ये क्लोरीन है ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी है, और जब ये प्योर प्राइमरी वैलेंसी है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग डॉट लाइन का यूज करके दिखाएंगे, सीएल सीएल। क्लियर है? यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी होगा यहाँ पे वो क्या होगा? 3। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाता है इसका? 3। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहेगा इसमें? सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगा इस केस में? इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर, दैट मीन 6। ये जो क्लोरीन था प्राइमरी वैलेंसी में भी आ रहा था और सेकेंडरी वैलेंसी में, दैट मीन इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे काउंटर आयन है जो कोऑर्डिनेशन करके बाहर का पार्ट है वो क्या आ गया इसमें? यहाँ पे सीएल। इसमें 6 लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन 5 सेम टाइप और एक ये सीएल। तो जितना लिगेंड्स आ रहा है उसके वही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेट आ रहा है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे है। इसका जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हें उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछा जा सकता है इस टाइप से। यहाँ पे 2 लाइन दिखाने का मतलब क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सॉलिड लाइन और डॉट लाइन, दैट मीन्स इस सीएल को इंडिकेट कर रहा है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी दोनों में काउंट होता है यहाँ पे। तो जो भी वो टेबल लिखे थे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी वो क्लियर है? 2 एग्जांपल है। कुछ और पॉइंट्स है उसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग। और बहुत सक्सेसफुल थ्योरी नहीं था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इसमें कुछ लिमिटेड चीजें ही बताया था। इसके बाद फिर डीबीटी आता है, फिर और भी थ्योरी आता है इसमें 2-3। ये स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्रॉ कर लेना था यहाँ पर। कर ले, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक?
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। देखते हैं डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसमें कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं लोग इसमें। यहाँ पे एग्जाम्पल सब लोग नोट डाउन कर चुके होंगे वहां तक। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हो रहा है इसमें। तो मान लो कि COCl3 है यहाँ पे, COCl3। नॉर्मली ये कोई सॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब इसका रिएक्शन अगर NH3 के साथ करते हैं यहाँ पे, और NH3 जो है जितना ही रिक्वायर्ड होगा उतना मिल जाएगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि 6 NH3 है, कुछ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे COCl3 डॉट 6 NH3। ये क्या आ रहा है इसमें, 6 NH3 आ रहा है। या फिर जब इसके साथ 5 NH3 आ रहा है इस केस में, इस तरीके से देखोगे ध्यान से इसको, COCl3 5 NH3, या फिर COCl3 4 NH3 हो, इसके साथ अगर 4 NH3 एसोसिएट हो रहा है तो किस टाइप से आएगा। और ये COCl3 डॉट 3 NH3। अब यहाँ पे देखना है इस केस में कि जब 6 NH3 हो तो किस टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे ध्यान से देखना है। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सबको भी। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। CO, अब यहाँ पे 6 NH3 जो आ रहा है तो एज ए लिगेंड काम करेगा यहाँ पे। CONH3 6 Cl3, ये जो तीनों Cl है वो काउंटर आयन में आ जाएगा। यहाँ पे देखना यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है यहाँ पे। यहाँ पे देखना कि 5 NH3 है, इसमें क्या होता है CONH3 5 और एक Cl, और 2 Cl2 जो आ रहा है यहाँ पे इसको बाहर रखते हैं हम लोग। इसमें क्या है 4 NH3 और 3 Cl है यहाँ पे। इसमें क्या होता है CONH3 4 Cl2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था और ये Cl को बाहर। अब यहाँ पे CONH3 3 NH3 और 3 Cl, तो ये क्या होगा इसमें Cl3। अब यहाँ पे तुम लोगों का क्वेश्चन, ये तो हमने रिएक्शन करके एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे तुम लोगों को सोचना है इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें I का वैल्यू क्या है, और I क्या यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि तुम लोग पढ़ चुके होगे सॉल्यूशन चैप्टर में। लोग खुद से क्या है वेंट्स ऑफ फैक्टर। इसमें फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसमें I का वैल्यू क्या रहेगा, तो कुछ लोग बता रहे हो उसमें। बिल्कुल Four. सही है, बिल्कुल सही। I का वैल्यू क्या है इसमें 4। I का वैल्यू क्या होगा 4। दैट मीन नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस को देखोगे, ये क्या होगा इसमें 3 Cl माइनस और इस पे प्लस, एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 3 है Cl माइनस, तो I का वैल्यू क्या हो जाता है 4। सही है बिल्कुल। सेकंड वाले में क्या रहेगा 3. 3. 3, बिल्कुल सही इसमें ये है। थर्ड वाले में 2. 2. 2, 2. और लास्ट वाले में क्या रहेगा I का 1. वैल्यू 1, क्योंकि एक ही आयन सही है। 1. बिल्कुल करेक्ट है, उसमें क्या रहेगा 1। ये I का वैल्यू रहता है। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के बेसिस पे कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें I का वैल्यू कैसे निकालता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हो सॉल्यूशन चैप्टर में। यहाँ पे सिंपल सा नंबर ऑफ आयन, तो क्या होता है I, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। इतना करने के बाद एक क्वेश्चन में यहाँ पे देखना है
इसलिए सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नोट डाउन में कर देता हूँ। अ कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो रिएक्शन में किस बेसिस पे कर रहा हूँ कि 6NH3 है, तो NH3 जो होता है वो कभी काउंटर आयन नहीं होता, वो आयन के फॉर्म में नहीं है, वो न्यूट्रल स्पीसीज है। तो NH3 हमेशा को क्या रहता है एज ए लिगेंड। तो यहाँ पे 6NH3 है तो 6NH3 एज ए लिगेंड, और कोऑर्डिनेट नंबर 6 ही रखना है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 से 7, 6 से ज्यादा रहेगा नहीं, तो अप टू 6, इसमें भी 6 कोऑर्डिनेट नंबर रखना है। तो 5NH3 और एक Cl, इस तरीके से मैं इसको अरेंज किया हुआ है यहाँ पर, और जिससे कि आई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ पा रहा है। क्वेश्चन है अ कॉम्प्लेक्स हैविंग फार्मूला, a complex having formula COCl3 dot NNH3, n small में एक है, COCl3 dot NNH3 when dissolved in water shown the band of Hector band of Hector 3, if the number of secondary valency of CO cobalt is 6, then अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे फर्स्ट है इसमें, then find the value of n, इसमें जो स्मॉल n आ रहा था उसका वैल्यू क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, और थर्ड क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड, when 100 ml 0.2 molarity 100 ml 0.2 m solution of complex is treated with excess of AgNO3, तो बाकी देखते हैं सॉल्यूशन मोल कंसेप्ट कितना पड़े वो भी पता चलेगा यहाँ पे। तो 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन है कि n का वैल्यू बताना है, कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या हो वो बताना है, और मोल ऑफ AgCl obtained when 100 ml 0.2 molar solution of complex is treated with excess of AgNO3। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ फिर से। अ कॉम्प्लेक्स हैविंग फार्मूला COCl3 डॉट NNH3, स्मॉल में n है, when dissolved in water shown the Van't Hoff factor 3, Van't Hoff factor क्या शो कर रहा है वो 3, if the number of secondary valency of cobalt is 6, then find the value of n, formula of complex, mole of AgCl क्या रहेगा यहाँ पे। n का वैल्यू पहले बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है। 5 सही है, n का वैल्यू क्या रहेगा उसमें 5,
अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैसे बता रखा है इस केस में, बट फिर भी प्रॉपर वे में कैसे निकालोगे यहाँ पे है भैया, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि बेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा, एन का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे 5, बट प्रॉपर तरीके से कैसे निकालोगे? क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होगे यहाँ तक, जिसका फर्स्ट का वैल्यू ठीक है, तो सेकंड भी आ जाएगा, अगर फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड आ जाएगा, तो थर्ड निकालना है, थर्ड का वैल्यू क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू आएगा वो बताना है। सही है, बिल्कुल आया, उसका कॉम्प्लेक्स सही आ रहा है, थर्ड का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो बताना है वहां पे। क्वेश्चन सब लोग नोट कर लियो, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन मैं प्रॉपर बताऊं, अगर मान लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है CO NH3, ये क्या रहा था यहाँ पे तुम्हें N दिया हुआ है, मुझे पता नहीं कि N का वैल्यू क्या है। Cl दिया तो कुछ Cl इनसाइड होगा और कुछ Cl आउटसाइड होगा, उसको मैं X मान लेता हूँ यहाँ पर। Cl कितना X था उसमें, 3X था, मतलब Cl कितना था 3, एक Cl को मैं इनसाइड मान लेता हूँ और कुछ Cl को, दैट मीन्स 3 माइनस X, वो जो Cl होगा वो आउटसाइड होगा वहां पे। अब यहाँ पे सेकेंडरी डिफरेंसी क्या बोला गया था इस केस में, एक मिनट, सेकेंडरी डिफरेंसी पहले क्या चेक करना है वहां पे, बेंट ऑफ फैक्टर। तो NH3 मुझे नहीं पता कि N कितना, मैंने N लिख लिया, 3Cl था, COCl3, दैट मीन्स 3Cl में से कुछ Cl इनसाइड होगा, कोऑर्डिनेट करके इनसाइड, और कुछ काउंटर आयन में, तो उसको ये अगर X आ रहा है, ये कितना होगा 3 माइनस X। अब इसको अगर ब्रेक करते हो यहाँ पे, तो ब्रेक जब करोगे ये क्या हो जाएगा इसमें, इसके चार्ज में क्या आ जाता है यहाँ पे 1 प्लस 3x। नंबर ऑफ आयन्स की बात करें इसमें, तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होगा इसमें 1 प्लस 3 माइनस एक्स, एक ये 3 माइनस एक्स और इसके लिए 1, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स जो कि नंबर ऑफ आयन्स है, वेंट ऑफ फैक्टर को इंडिकेट करता है, तो क्या रहा था इसमें 3, तो वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 3। इसको ब्रेक करना था यहाँ पे, अगर कोई अभी भी दिक्कत है इसको समझने में, ये क्या करता है यहाँ पे CO NH3 एंड ClX, और इसको क्या ब्रेक करते हैं यहाँ पे है 3 माइनस एक्स Cl माइनस, और ये क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे एक आ रहा है और यहाँ पे 3 माइनस एक्स का वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है इसमें 1, और एक्स का वैल्यू अगर ये 1 आ गया यहाँ पे है, तो एक्स का वैल्यू 1, सेकेंडरी डिफरेंस कितना बोला जा रहा था इसमें 6, तो Cl अगर 1 है और सेकेंडरी डिफरेंस से अगर 6 आ रहा है टोटल, तो n का वैल्यू अपने आप क्या आ जाता है यहाँ पे 5, क्योंकि सेकेंडरी डिफरेंस क्या गिवन है यहाँ पे 6। तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है इस केस में, CO NH3 5 Cl Cl2, n का वैल्यू भी आ गया और कॉम्प्लेक्स का फार्मूला भी आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, थर्ड का आंसर किन्हीं का आ रहा है क्या, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, mole of AgCl obtained when 100 ml 0.2 m solution of complex is treated with excess of AgNO3। बताओ किन्हीं का कुछ आ रहा हो, अनम्यूट करके बताओ जो भी वैल्यू आ रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या था, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है उस कॉम्प्लेक्स का, तो बाकी म्यूट करके रखोगे, जब कुछ बताना हो तो फिर अनम्यूट करोगे, क्योंकि सराउंडिंग का वॉइस आ रहा है उधर से। तो देखना यहाँ पे हम लोगों को, इसमें जो रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा, वो क्या आ रहा था CONH3 5 Cl, और ये क्या इसमें Cl, इसी कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, क्वेश्चन को रीड करो,
सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, AgNO3 एक्सेस में, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दोगे यहाँ पे तो देखता हूँ कुछ अंतर आ रहा है 0.02, नहीं थोड़ा सा और सोचना रहेगा। अब देखो यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन जब कराओगे इसमें, अब देखना कि AgNO3 तो एक्सेस में है, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक वहां पे प्रोडक्ट दे रखा है कि एक क्या आ रहा होगा उसमें AgCl बन रहा होगा, मोल ऑफ ऑब्टेन्ड ऑफ AgCl, दैट मींस एक AgCl बन रहा है यहाँ पे। अब देखना कि AgCl कितना मोल बनेगा, ये तो एक्सेस में है, क्लोरीन कितना जो आयोनाइजेबल होगा वो कितना रहेगा यहाँ पे, ये जो काउंटर आयन है ये 2 तो यहाँ पे जो AgCl बनेगा कितना अमाउंट में बनेगा ये 2 तो बस यही तो चेक करना था। इसमें जो काउंटर आयन था जो Cl है, जो काउंटर आयन है वही Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा यहाँ पे। ये तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के इनसाइड का पार्ट है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट का इनसाइड का पार्ट है वो तो फिक्स है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। सिर्फ यही 2 Cl बाहर जा पाएगा, Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बना पाएगा। तब क्वेश्चन है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल अगर हो रहा है रिएक्ट AgNO3 के साथ, तो AgCl कितना मोल बन रहा है 2 मोल। अब सोचते कि ये कितना गिवन है क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे 0.2 इंटू 100, ये मिली मोल आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे ये क्या आ जाता है 0.02 मोल, ये मोल आ जाएगा। और इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, इसका 0.02 मोल, इसका कितना बन जाता 2.0.02 मोल, दैट मीन्स 0.04 मोल, ये आंसर आ जाता तुम्हारा इसमें। क्लियर है यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था कि एक्सेस AgNO3 बोला जा रहा है, तो जो काउंटर आयन में जितना Cl प्रेजेंट है वही तो Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, जो ये Cl है ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो अब सही आ रहा था सबका आंसर 0.04 मोल। क्लियर है कि यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है नीट में भी, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यही इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। अब देखो इसमें मैं और भी क्वेश्चन नहीं ले रहा यहाँ पे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। इनका डाउट है सर सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, फिर वहाँ पे अगर नहीं पढ़े तो उसको अगर कहीं रिवीजन लेक्चर होता है तो उसमें अटेंड करके पूरा करो। बाकी मैं एक एग्जांपल लेकर के बताया हूँ कि इसमें सॉल्यूशन चैप्टर से इस टाइप से किया जा सकता है यहाँ पे। जो लोग पढ़े नहीं तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत जाएगा अभी। इसमें बस एक ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं आएगा। तो ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें एक, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोग शायद नहीं पढ़े हो गए, 12th का पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ठीक है एक क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आता है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है वो। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक टर्म आता है इसमें मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना है, मतलब कितना उसमें कंडक्टिविटी, फिजिक्स में पढ़े हो गए ऐसा कुछ, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन का कितना होगा तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस अगर डिफर कर रहा है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा तो उसका मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट।
if number of ions are same, if number of ions are same, if number of ions are same, then molar conductivity, then molar conductivity, directly proportional to charge. Directly proportional to charge. If number of ions are same, then molar conductivity is directly proportional to charge. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं लेता हूँ इस पॉइंट के बेसिस पे, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट which of the following has the highest molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है Pt Cl2 NH4 Cl। बी ऑप्शन है Pt NH3 5 Cl Cl2 Ci इसमें Pt NH3 6 Cl3 और डी ऑप्शन है ऑल आर इक्वल। आंसर क्या जाता, सिंपल सा बताओ सब लोग। सब लोग बता सकते हैं इसमें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा हो, आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें। ए बी सी डी में से कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो इसमें क्या आता है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही है। सब लोगों का चैट में कुछ लोग बता रहे हो, उसमें सब लोगों का सही है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ आयन्स आई का वैल्यू चेक कर लोगे इसमें, तो क्या आता है इसमें थर्ड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयन्स क्या होगा 4, इसमें 3, इसमें 2 ही रहेगा। सही है, सब लोगों का सही है। चेक में कुछ लोग बता रहे हो। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो चेक कर लोगे। या जब नंबर ऑफ आयन्स सेम हो जाता है तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जो जितना ज्यादा चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, उसके बेसिस पे बताएंगे। या फिर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह का क्या हो गया, चार्ज। तो सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा उसका मोलर कंडक्टिविटी उतना ज्यादा आता है। बट ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये हम लोग देख रहे थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में मेनली था कि प्राइमरी ब्लेंड सी, सेकेंडरी ब्लेंड सी, और एक इस टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट ये हम लोग देख रहे थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सिडविक्स रूल। सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक्स ईएन रूल।
और EN का फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन थोड़ा आता है यहाँ पर कि EN को कैलकुलेट करना होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसमें एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है सबसे पहले। ये भी साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे, सिडविक्स। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, वो EN को कंप्लीट करने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू, देख लो, इसमें भी एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद समझते हैं इसको भी। अकॉर्डिंग टू EN रूल या सिडविक्स EN रूल मेटल फॉर्म्स complexes form complexes in order to acquire noble gas configuration. Noble gas configuration to acquire noble gas configuration of their respective period. Of their respective period. सिडविक्स EN रूल के अकॉर्डिंग कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करता है? इन ऑर्डर टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर ऑब्टेन करना चाहता है। अब नोबल गैस कुछ मैं यहाँ पे बताऊं, देखिए क्या रहेगा इसमें। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर सबको पता होगा। हीलियम का तो क्या है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का कितना होता है? 36, 36, जेनॉन का 50, 54, रेडॉन का 86, 86। ये सबको इतना एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है यहाँ पे। स्पेशली आर्गन तक का तो बहुत ज्यादा नहीं, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसी तीनों का यूज होगा। तो क्रिप्टन का क्या 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। अब यहाँ पे देखना था इस केस में, एक यहाँ पे फार्मूला आता है EN निकालने का, EAN। कुछ और पॉइंट्स हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में 2-3 पॉइंट्स उसको लिखेंगे हम लोग। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें जो रूल है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो कैसे निकालें? इसलिए फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जो भी सेंट्रल मेटल है उसका एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर उस सेंट्रल मेटल का, प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस नंबर ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। ऐसा यहाँ पे लिगेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? लिगेंड्स। ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल को, डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल, अंडरस्टूड था वैसे वो सेंट्रल मेटल। अब एग्जांपल से देखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का ईएन कैसे निकालते हैं यहाँ पर। और इस रूल के अकॉर्डिंग बस इतना ही था कि कोई भी मेटल्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करता है? एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है उसको एक्वायर करने के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी पीछे लिया भी था, CO NH3 6Cl3। इस कॉम्प्लेक्स का ईएन निकालना है, ध्यान से देख लो एक एग्जांपल में। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27. 27। अब ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर ईएन नहीं निकल पाएगा। 27। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 3 3. +3। ये माइनस है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तो माइनस रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे +3 लिखोगे तो वो माइनस में ही आ जाता है। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ये पॉइंट ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल। तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स आ रहा है NH3 का। एक लिगेंड जो होता है 12 NH3 का, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक लिगेंड सेंट्रल मेटल को 2. तो मैंने पीछे बताया हुआ था अभी, तो पीछे ही हट गया है। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था पीछे, एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दैट मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिगेंड्स होता है वो क्या होता है? लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना लिगेंड्स है यहाँ पे? 12 6 6 लिगेंड्स है, तो 6 इंटू 2 वो क्या हो जाता है? 12। कितना आ रहा है वैल्यू इसका? 12. कैलकुलेट करो वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे? 36 36। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन उसको ऑब्टेन कर रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी 4 कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन ये रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो ईएन रूल। ईएन रूल को फॉलो करना मतलब क्या है कि किसी भी जो नोबल गैस आ रहा था, चाहे क्रिप्टन हो, जेनन हो, चाहे रेडन हो, उसका एटॉमिक नंबर को ऑब्टेन कर रहा है जब ईएन का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इस टाइप का आ रहा हो, NiCO, कार्बोनिल है बेसिकली ये CO, इसका यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है EN। तो निकेल का एटॉमिक नंबर 28. 28. 28। ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का 4 नहीं, 0। CO क्या था? कार्बोनिल। 0. CO क्या है? कार्बोनिल। तो इसको देखोगे मोनोडेंटेट के न्यूट्रल लिगेंड्स में लिखा गया है। तो CO जो कार्बन होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। प्लस अब एक CO जो लिगेंड्स है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 यो क्या होता है यहाँ पे? C ट्रिपल बॉन्ड O, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डोनेटेबल है यहाँ पे। एक CO लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इंटू 4 8 आ जाता था, 28 प्लस 8 ये भी क्या आ जा रहा है? 36। दैट मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि EN का भी वैल्यू निकाल के बताना है तुम लोगों को।
रेस्पेक्टिव पीरियड मतलब क्या होगा? रेस्पेक्टिव पीरियड का मीनिंग यहाँ पे जैसे कि कोबाल्ट है या निकेल है, इसका जब देखोगे कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, फिर आगे रहेगा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस टाइप से रहता है। दैट मीन्स वो लास्ट में फिर आ पाता है 36 क्रिप्टन। वहां पे जो आ रहा था वहां पे आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड, पीरियडिक टेबल देखोगे तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करें सेंट्रल मेटल। तो देखते हैं आगे हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CO EN थ्राइस Cl3। बताना क्या इसका EN का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे। ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। 4 CuNH3 4 Br2। नेक्स्ट है इसमें K2 PtCl6 K4 FeCN6। चलो इतना बता, बाकी फिर मैं बताता हूँ आगे क्या रहेगा। थर्ड का 36। तो ये सब सबका ट्राई करो इसमें तुम लोग। नहीं आएगा तो मैं सबका बताता हूँ अभी, बट सबका पहले 30 सेकंड टाइम है, तुम लोग पहले सबका ट्राई करो क्या रहेगा। तो ये सब लोगों का इसमें फर्स्ट का क्या है, ये थर्ड वाले का क्या आ रहा है इसमें? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है कोबाल्ट का यहाँ पे? 3। एन तो न्यूट्रल लिगेंड्स है, बाइडेंटेड। 27 -3 प्लस एन कैसा आ रहा है? बाइडेंटेड लिगेंड्स। और एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को? 4। दो नहीं, यहाँ पे EN है। EN क्या होता है? बाइडेंटेड लिगेंड। H2N CH2, ये दो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा? एक लिगेंड, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बाइडेंटेड लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 × 3, ये क्या हो जाता है? 12। 12 तो 4 × 3, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इस केस में 12। 12 कैसे आ रहा है? तो एक EN, एक बाइडेंटेड लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसा ऐसा 3 आ रहा, दैट मीन्स 12। ये वैल्यू क्या आ जाता है इसमें? 36। 4 में क्या आ रहा है? बताओ, जो भी आ रहा है करेक्ट आएगा, जो भी आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग उसको बताना है। 35 सही है, तो जो भी आ रहा है 35 वही रहेगा। यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का +2, NH3 तो न्यूट्रल है, तो Br2 के कारण +2, 29 -2, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट था, प्लस। अब NH3 है, एक NH3 दो ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोनोडेंटेट है ये क्या होगा इसमें? 2 × 4 8। ये वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे?
27 + 8 35। ये जो कॉम्प्लेक्स है EN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि चार जो अभी स्टार्टिंग का किए थे कोई चारों यही कॉम्प्लेक्स इवन होता और पूछा जाता कौन सा कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर 4 आ जाता है। EN रूल को फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है? ये इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर था क्रिप्टन का वो ऑप्टेन नहीं कर पा रहा है, 35 ही रह जा रहा है। दैट मीन्स ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर है? ये 36 नहीं आ पा रहा है, 35 ही रह जाता है। फिफ्थ का कितना आ रहा है EN? प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78. 78। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का 4 4 -4 आ जाता प्लस, और एक Cl मोनोडेंट लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसा ऐसा 6 आ रहा +12। कितना आ रहा वैल्यू ये? 86 86 आ रहा है यहाँ पे। 86 इसका कंफ्यूजन आ गया रेडॉन का, ये भी रेडॉन का आ पा रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जो था, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर 86 आ पा रहा है यहाँ पे। इसका देखना था, चलो मैं बता देता हूँ, बाकी सिंपल सा है इसमें। Fe का क्या रहेगा इसमें? EN। आयरन का 26। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना आ रहा है यहाँ पे? +2। 2 सही है बिल्कुल, ये +2 आ जाता है यहाँ पे। प्लस एक Cl लिगेंड्स है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 आ रहा है, दैट मीन्स 12। ये भी क्या आ जाता है यहाँ पे? 36। ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है। इसका देखोगे यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया है, कुछ तो ही इसमें डिफरेंट है ये। अब यहाँ पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? EN रूल निकालोगे जब इसका यहाँ पे 24। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका यहाँ पे क्रोमियम का? तो NO जो आता है यहाँ पे नाइट्रोसिल है, न्यूट्रल है यहाँ पे, और NO जब न्यूट्रल है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस। अब यहाँ पे देखना है कि NO आ रहा है। NO कैसा स्पेसीज है? तुम पढ़े होगे बॉन्डिंग में कि जो NO होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन। 3. और नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया अब यहाँ पे? 4 + 3 7। जो NO होता है वो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। पैरामेटिक बिहेवियर का होता है। इसमें होता क्या है? अब एक पॉइंट है कि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। इजिली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करे, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? Nitrogen. नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है सब लोगों का, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे है कि जो एक NO आ रहा है यहाँ पे, तो वो नाइट्रोजन जो आ रहा है इसका ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, बट ये एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर साइड में ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर मेटल को ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करता है, तो 3, और ऐसा ऐसा 4 टाइम्स आ रहा था, तो 3 × 4, ये क्या आ जाता है इसमें? 36। ये एक एक्सेप्शनल केस था यहाँ पे, इसको एक अलग से याद रखना था। जनरली जो लिगेंड्स होता है, एक लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेड तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बट एक ही एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, और वो इसके स्ट्रक्चर से लोग देख भी पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? एक पॉइंट में लिख भी देता हूँ यहाँ पे एक नोट, ऑल डोनेशन या ऑल लिगेंड्स टाइप से
all monodentate ligands donates 2 electrons all monodentate ligands donates 2 electrons to central metal except NO. NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 3। क्लियर है? यहाँ पे है। मैंने पहले भी बता दिया, इसको पॉइंट में लिख भी दिया जो कि क्लियरली याद रही है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे ई एंड ओ निकालने का। लास्ट नोट क्या था? ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एक्सेप्ट NO। NO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 3। कर लिया? यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, MnCO5। इसका En वैल्यू निकालना है, कितना आ रहा है? CO क्या है? कार्बोनिल है, न्यूट्रल लिगेंड से आ रहा है यहाँ पर। Mn का Mn का एटॉमिक नंबर 25। ट्राई करो खुद से निकालो कितना आ रहा है इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस एक CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। ऐसा ऐसा कितना आ रहा है? 5। 2 इंटू 5 35। ये EN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा, बट जो भी मेटल कार्बोनिल होता है, दैट मीन CO और मेटल आ रहा, मेटल कार्बोनिल, वो EN रूल को फॉलो करता ही करता है, चाहे जैसे भी करे। ये क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डाइमेराइल हो जाता है EN रूल को फॉलो करने के लिए। अभी 35 ही आ रहा है, अब ये क्या होता है? डाइमेराइल हो जाता है इसका, डाइमेराइल। और जब ये डाइमेराइल हो जाए तो ये क्या हो जाता है इसमें? Mn2CO10 इस टाइप का आ जाएगा तुम्हारा। डाइमेराइल तुम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई करना था, Mn2CO10। अब जब इस टाइप का आ जाता है यहाँ पे, अब इसका स्ट्रक्चर जो आता है यहाँ पे इस टाइप से आ जाता है यहाँ पर। MnCO एक Mn के साथ कितना था? CO 5 लिगेंड्स कनेक्टेड था। फिर Mn और Mn, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CO 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 और ये CO इस टाइप से दिखाना था। अब देखोगे यहाँ पर हर एक Mn के लिए निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना इसमें। अब जो एक Mn के लिए निकालना है यहाँ पे हम लोग En, किसी एक सेंट्रल मेटल के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, किसी एक ही मेटल का एटॉमिक नंबर होगा। Mn, इस Mn की बात करें, एटॉमिक नंबर क्या था यहाँ पे? 25। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी 0।
अब यहाँ पे देखना था कि एक Mn जो आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना है कि CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे है। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ऐसा ऐसा कितना कनेक्टेड है इस Mn से? 1 2 3 4 5। ये क्या था? 2 × 5 10। अब एक इलेक्ट्रॉन में इस Mn और इस Mn के बीच भी तो एक बॉन्ड आ रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस CO से एक्सेप्ट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जब डाइमेराइज हो जाता है तो Mn के बीच भी एक बॉन्ड बनता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ये जो मैं एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे है, ये कहाँ से आ रहा है? जब मोनोमर के फॉर्म में था तो वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब डाइमेराइज हो जाता है तो Mn के बीच भी बॉन्ड बन जाता है, और दो मेटल के बीच में बॉन्ड बना तो इसको वो डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि पढ़ना नहीं है अपने को। ये डेल्टा बॉन्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे, एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, ये ध्यान देखिए। अब इसका कितना आ जाएगा? 25 + 10 35, और ये 1 तो 36। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये डाइमेराइज करके EN रूल को फॉलो कर लेता है। क्लियर है यहाँ पे? इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ, एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो इस डेल्टा बॉन्ड से, जो Mn के बीच में बॉन्ड आ रहा था। क्लियर है सबको यहाँ पे है? अब देखोगे, एक तो ये जो MnCO5 कॉम्प्लेक्स है, ये डाइमेराइज कर करके EN रूल को फॉलो किया यहाँ पे। नहीं, मैंने दो यहाँ पे नहीं लिया है, मैं सिर्फ एक Mn की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ इस केस में एक EN का, मतलब एक Mn का। एक जो Mn मैग्नीज आ रहा है यहाँ पे, एक मेटल, एक सेंट्रल मेटल एटम जो Mn है, वो कितना इलेक्ट्रॉन CO से एक्सेप्ट कर रहा है? 1 2 3 4 5। तो 5 CO लिगेंड्स था, तो उससे 5 × 10, एक Mn का तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका आ गया यहाँ पे। मैं इंडिविजुअली एक Mn की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब EN निकालते हैं एक Mn के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो एक पॉइंट मैं इसी में एक और एक्सप्लेन करना चाहता था, ये जो कॉम्प्लेक्स है डाइमेराइज करके EN रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर 35 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 36 अगर यहाँ पे इसका हो जाए तो उसके लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके 36 हो सकता है यहाँ पे इसका। और जब ये कॉम्प्लेक्स MnCO5 अभी कितना आ रहा था? 35 ही आ रहा था, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर ये क्या हो पाएगा? 36। अभी इसका EN कितना था? 35 ही। और जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 36 आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करे तो वो किस नेचर का होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा, एनाइन तो बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज तो आता ही है उस पर, बट हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन के टर्म में इसको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, इस केस में यहाँ पे ये MnCO5 का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, ये बताना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन बिल्कुल सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये खुद तो रिड्यूस करता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है EN रूल को ऑब्टेन करने के लिए, जिससे कि ये 36 हो जाए इसका। और जब खुद एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा। दैट मीन्स ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग? तो एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि MnCO5 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, या फिर EN रूल को कैसे
फॉलो करता है या ऑब्टेन करता है एटॉमिक नंबर 36 बाय रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और खुद कैसे एन को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है 36, दैट मीन्स रिड्यूस, उसका तो रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे है। एक बस लास्ट एग्जांपल और देख लोगे, इसमें इसी से रिलेटेड है, ये कुछ इस टाइप का एग्जांपल हो इसमें, MnCO6, MnCO6, इसका बस ये लास्ट में बता दोगे, बाकी फिर हम इसका आपको देखेंगे। इसका EN निकाल के बताओ कितना आ रहा है अभी यहाँ पे। Mn का क्या हो जाएगा 25, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0, प्लस 2 इंटू 6 12, ये क्या जा रहा है यहाँ पे 37। इसका एक ज्यादा ही हो जा रहा है, सही है सब लोगों का आंसर 37, 37 आएगा नॉट 27, वो क्या होगा 37। ये क्या रहेगा इस केस में, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही हो जा रहा है 36 से, तो ये EN नोड को कैसे फॉलो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कम करना चाहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये कम करेगा अगर यहाँ पे MnCO6, एक इलेक्ट्रॉन इसका अभी 36 आ रहा था, ये सॉरी 37 EN मैंने यहाँ पे निकाला हुआ। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तभी तो ये 36 हो पाएगा ये, दैट मीन्स MnCO6 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन जब -1 इलेक्ट्रॉन, तब ये 36 आ पाएगा अब यहाँ पे। यहाँ पे एक ये कैसे EN को फॉलो कर रहा है, बाय रिडक्शन या बाय ऑक्सीडेशन, इसका तो इस कॉम्प्लेक्स का तो Oxidation. ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक पॉइंट ये भी है कि MnCO6 कॉम्प्लेक्स EN नोड को फॉलो कर रहा है बाय ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करके, ये इसका तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, बट ये एक्ट कैसे करेगा, Reducing agent. एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बट दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, बाकी हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे चीजों को। ये लास्ट का 2-3 एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस बेसिस पे बोल रहे हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ये चीजें क्लियर हो। तो एक से ज्यादा आ रहा है 37 आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये 36 कब होगा, जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर जाएगा तो फिर 36 आ पाएगा ये कैसे पॉसिबल है, जब ऑक्सीडेशन होगा इसका, और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका जस्ट उल्टा इस एग्जांपल में। ये जो एग्जांपल था EN नोड को बाय डायमेराइज फॉलो किया, डायमेराइज करके कंप्लीट करता है EN को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जो कि 36 होता है, या फिर बाय रिडक्शन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 35 था, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 36 हो पाएगा उसको। चलो ठीक है, होमवर्क तो कुछ नहीं है, बाकी देखोगे जो कुछ क्वेश्चन दिया गया तुम्हारे बुकलेट में सेक्शन C में से, जो भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन VBT का है, बट स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन सेक्शन C का अभी कर सकते हो तो कर लेना जा करके, कभी मुझे जस्ट पढ़े हैं। तो ठीक है, मैं आज का भी लेक्चर, थर्ड लेक्चर में अपलोड नहीं किया था, चलो फोर्थ लेक्चर तो डिस्कशन किए तो उसमें शायद वीडियो बन नहीं पाया था उसका प्रॉपर, या बनावट में देख लेता हूँ, मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ फिर। चलो ठीक है, तो सेक्शन C का जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है EN का निकालने का तो क्वेश्चन कर लोगे। अभी मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी।